सादर प्रणाम। मैं हूं नवीन, आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम में जिसका नाम है अभिव्यक्ति प्रेमचंद पथ पर। अभिव्यक्ति जहां आज फिर से एक किताब है, उसकी लेखिका हैं और किताब के पन्नों में जो शब्द छूट गए उनको जानने की अभिलाषा है। अभी हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, उसके एक दिन पहले यम के लिए हमने दिए निकाले। यह दिन दियों के साथ भेदभाव का दिन है। इस्तेमाल किए हुए पुराने दिए को जलाकर घर से दूर कूड़े कचरे पर रख देना, फिर वो अपने से बुझा, हवा ने बुझाया, कोई सुध नहीं लेता। लेकिन उपेक्षित यह दिया अपना काम बखूबी करता है। जिस जगह साल भर प्रकाश नहीं पहुंचता, उसको भी कुछ पल रोशन करता है। वो जमाना बहुत पीछे नहीं छूटा जब भारत स्त्रीलिंग को जानता था, पुल्लिंग को परिभाषित करता था। फिर 2002 में ऐसा पहला उपन्यास यमदीप आया जिसने भारत का परिचय इन दोनों लिंगों के बीच अपनी परिभाषा को खोजते किन्नरों से करवाया। 288 पृष्ठों के यमदीप को मैंने अक्षरशः पढ़ा। हर शब्द जैसे मुझे छड़ी की तरह पीट रहे थे। हर छड़ी पूछ रही थी कि जब मैं टोले मोहल्ले में किन्नरों को नाचते गाते या ट्रैफिक सिग्नलों पर देखता था तो क्यों कभी इनके बारे में जिज्ञासा नहीं हुई। किन्नरों के रहन सहन को, उनकी चुनौतियों को, उनकी भावनाओं को करीब से यमदीप ने मुझे बतलाया। इसी उपन्यास की कुछ लाइनें आपसे साझा करना चाहूँगा। घर के एक दिए को केवल यम से संवाद करने के लिए उठाकर घूर मतलब कूड़ा करकट पर रख देना और फिर उधर मुड़कर भी न देखना। वह कब जलते जलते बुझा, सत्य से विमुख होना है। उस माँ और उसके जीवन भर के लिए बिछुड़ने वाले उस बेटी के हृदय में झांक कर कोई देखे, क्या भूल पाए हैं दोनों एक दूसरे को। अपनी दुनिया में किसी को झांकने न देने वाले क्या निष्ठुर हो पाए हैं अपने मन की गहराइयों से। नारियल की तरह उलझी जटाजूट और कठोरपन के नीचे मिली एक तरलता, चुपचाप कांपती, डोलती। उपन्यास पढ़ने के बाद लगा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक नए चांद को खोज लिया हो। खोजना सही नहीं है, एक नए चांद को जान लिया हो। तो आइए अभिव्यक्ति प्रेमचंद पथ पर स्वागत करते हैं उन सामाजिक वैज्ञानिक का जिन्होंने इस चांद की खोज की है। डॉक्टर नीरजा माधव मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेमचंद पथ पर। नमस्ते नमस्ते, आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को भी जी स्वागत है आपका। छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। पूरा परिचय देने के लिए शायद एक दिन कम पड़ेगा। आप बहुत संवेदनशील हैं। आपका मन उन संवेदनाओं को भी पढ़ लेता है जिनको मानव मन कभी पढ़ न सका हो। प्रेमचंद अपने ज़माने के भगत सिंह थे तो आप आज की दुर्गा भाभी हैं। आपकी कलम जब भी चलती है इनकलाब लिखती है। इस इनकलाब का ही नतीजा है यमदीप, जो थर्ड जेंडर पर लिखा गया पहला उपन्यास है। यह इनकलाब कभी तिब्बती शरणार्थियों का दर्द गेशे जंपा में दिखाता है, तिब्बत में रह रहे लोगों की दास्तान देनपा तिब्बत की डायरी में मिलती है, तेभ्य स्वधा भारत विभाजन में मारे गए उन लोगों को तिलांजलि है जिनको जमीन तो क्या मुखाग्नि भी नहीं मिली। यह राम कौन है, ईहा मृग और बहुत सारी कृतियों ने हमेशा समाज से ओझल पहलुओं को दर्शाया है। क्रांतिकारी लेखक सरकारों को सुहाते नहीं हैं, लेकिन थर्ड जेंडर और तिब्बती शरणार्थियों की पीड़ाओं को लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए आपको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से नवाजा था। यशपाल पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार इत्यादि प्रतिष्ठित सम्मान आपकी उम्दा लेखनी को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। आप एक सुदूर देश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं और वहाँ से आपको प्रेमचंद पथ के माध्यम से
अपने देश के साहित्यकार याद आ रहे हैं, उनका साहित्य आप पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती। और वह भी यदि एक भारतीय लेखक को अमेरिका में बैठा हुआ एक युवा, वह भारत का है या स्वयं अमेरिका का है, यदि वह पढ़ रहा है तो लेखन की सार्थकता वही है। और यदि यमदीप नामक उपन्यास ने, जो मैंने थर्ड जेंडर के ऊपर लिखा, जी और ऐसा साहित्य समाज और समाज भी मानता है कि ये पहला उपन्यास है जो थर्ड जेंडर समुदाय के ऊपर लिखा गया हिंदी में, तो जी मैं भी इसे स्वीकार कर लेती हूँ कि हाँ, जी ये जी पहला है। हालांकि प्राचीन साहित्य में थर्ड जेंडर, यानी जिसे हम उभयलिंगी या तृतीया जी प्रकृति समुदाय या हिजड़ा शब्द से संबोधित करते हैं, कहीं कहीं खोजा या छक्का नाम से भी उनको जी जी कहा जाता है, पुकारा जाता है, जी जी उनके ऊपर लिखा। तो ये हम इस शताब्दी की बात कर सकते हैं कि 21वीं शताब्दी शुरू हुई तब मेरा यह उपन्यास आया। और यह भी जी जी सत्य है कि पिछले 100, 150, 200 वर्षों में इन लोगों का जीवन उपेक्षित रहा, कोई साहित्य, कोई लेखनी उनकी ओर उन्मुख नहीं हुई थी। जी जी लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ये साहित्य से गायब है, ऐसा नहीं है। प्राचीन साहित्य में, चाहे बृहन्नला के रूप में हो, चाहे शिखंडी के रूप में हो, या अन्य कोई पात्र हैं, उनके रूप में हम लोग पाते हैं, इनका जो रेफरेंस है, जो संदर्भ जी है। जी तो ये एक बात तो ये हो गई कि हाँ, ये आधुनिक समाज में, आधुनिक कालखंड में इनके ऊपर नहीं लिखा गया। फिल्में कुछ बनी भी तो जैसे लगता है कि एक व्यंग करने के लिए, जी जी समाज के किसी नेता के ऊपर व्यंग करना है तो थर्ड जेंडर के किसी व्यक्ति को उनका कंपटीटर बना के, मतलब उपमा, प्रतिद्वंदी बना के, जी जी हाँ, उपमा दे देते थे। और उसको, जी हाँ, ये मतलब ये शो करते हुए कि तुम इनकी तरह से हो, जी जी एक व्यंग। वहां पर भी उपहास जैसा ही रहा इनका जीवन, जी या कुछ कहानियां लिखी गई तो भी इसी तरह के मूड में। कभी भी इनके भीतर की जो पीड़ा है, इनकी जो त्रासदी है, मूल त्रासदी, उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता लोगों ने नहीं समझी। और लोगों को यह भी आभास नहीं हुआ कि ये जो बच्चे होते हैं जिनको हम थर्ड जेंडर, मैं बार बार थर्ड जी जेंडर, तृतीया प्रकृति समुदाय, उभयलिंगी या हिजड़ा, छक्का, खोजा मैं कहती हूँ, लेकिन मैं किन्नर नहीं कहती। अभी जी मैं स्पष्ट करूंगी कि क्यों जी नहीं कहती। जी जी ठीक है। क्षमा चाहूंगा, मैं वहां तक कभी पहुंच तो नहीं पाया नहीं, हूँ। अभी उसको, हाँ, अभी उसको हम डिफाइन करेंगे, अभी जी परिभाषित करेंगे कि किन्नर क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। जी जी किन्नर शब्द पर विरोध भी हुआ, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विरोध किया कि हम एक सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जाति हैं, जी देव जी योनि के लोग माने जाते हैं किन्नर। यदि जी जी होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर जी जी मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, निस्दिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। तो ये किसी थर्ड जेंडर समूह के लिए नहीं लिखा गया। ये जी कविता बहुत पुरानी है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। जी जी तो यानी किन्नर एक अलग जाति है जो जिसको कहते हैं कि देव योनि की जाति मानी जाती है। यानी हिमाचल प्रदेश या जो हिमालय पर रहने वाले लोग होते हैं, थोड़ा जी बहुत सुंदर होते हैं मैदानों वाले लोग से, जी जी तो इसलिए भी उनको हम देव योनि का संबोधित करते हैं। तो ये एक प्रश्न हम अलग उठा कर रखते हैं कि किन्नर शब्द उन्हें, उनके लिए क्यों अच्छा नहीं प्रयोग करता जी है। जी इस समुदाय के लोगों के बारे में हमारे समाज ने बहुत कई सौ वर्षों से यह चिंता नहीं की कि ये हमारे आपकी तरह से सामान्य घरों में, यानी जी जहाँ हर तरह से स्वस्थ लोग रह रहे हैं घरों में, उन्हीं घर में कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है। और हमारी पारिवारिक स्वीकार्यता और सामाजिक स्वीकार्यता चूंकि उनके प्रति नहीं होती है, हम उन्हें अपने बीच का नहीं मान पाते हैं, या हमें लगता है कि सामाजिक रूप से हमारी जगहसाई होगी, इसलिए वो बच्चे अभिशप्त जीवन जीने के लिए अब एक उम्र के बाद अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं, इस जी तरह के समुदायों में रहने के लिए, इस तरह की कम्युनिटी में जहाँ पर थर्ड जेंडर के ही लोग रहते हैं, जगह जगह से भाग कर आए हुए बच्चे, क्योंकि वो जी बच्चे भी वैसे ही अभिशप्त हैं जैसे ये बच्चा भाग कर गया है वहां पर जी अभिशप्त जीवन जीने के लिए। क्योंकि हम सामाजिक रूप से
उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पारिवारिक रूप से भी हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक हम्म। दिव्यांग बच्चे को हम अपने पास रख लेते हैं, नेत्रहीन बच्चा है वो हमारे पास रहेगा। एक विकलांग बच्चा है शरीर से, उसको भी हम रख लेते हैं। हाथ कटा है, पैर नहीं है, पोलियोग्रस्त है, कुछ भी है, उसको परिवार में रखते हैं। लेकिन एक थर्ड जेंडर का अगर बच्चा घर में पैदा हो गया तो उसको माता पिता वह सम्मान नहीं देते हैं, उसे वह दुलार और प्यार नहीं देते हैं कि तुम्हारे अंदर केवल एक अक्षमता है, जी जी संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, जी जी शेष सब कुछ है। उनके पास मस्तिष्क है, उनके पास तर्क शक्ति है, उनके पास संवेदनशीलता है, उनके पास ममता है, प्रेम है, ईमानदारी है। सबसे बड़ी जी बात जी। आज के उपन्यास में युग में देखा जिस मैं। चीज, हाँ, जी जिस चीज की बहुत आवश्यकता है ईमानदार होने की, वो ईमानदारी है उनके भीतर। आप इनकी कम्युनिटी में जब जाइए और देखिए, या आप जब कभी भारत आए और अपने आसपास के थानों में पता करें। मैं ये 2002 से पहले, जब 2002 में मेरा उपन्यास छप कर आ गया था जी जी दिल्ली से, उसके पहले मैंने कई वर्षों तक इनके बस्तियों में जा जाकर रिसर्च किया था। जी यानी आप कह सकते हैं 98, 99, 97, 96, जी 96, 97, 98, 99, इतने वर्ष तो कम से कम लगे रिसर्च जी करने में और फिर इन पर कुछ लिखने में। तो तब तक की बात हम बता रहे हैं। अब तो बहुत चेंज आ रहा है और ये बहुत जी सुखद पक्ष है कि मैं इसे साहित्य का मौन विजय मानती हूँ जी कि जी यदि समाज में कोई बदलाव आता है तो बहुत बड़ी बात है। किसी अब आप साहित्य को उसका वो मान लीजिए, जी श्रेय दे दीजिए या जैसे भी जो भी हो, लेकिन उन्हें वो सारी जो अधिकार जो उनके थे, मौलिक अधिकार, वो सारे मिल गए माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय। दूसरे देशों में ये स्थिति नहीं है। आप तो अमेरिका जी में जी बैठे हैं, हाँ आप जानते होंगे। दूसरे जी जी देशों में इन्हें पर्याप्त सम्मान वगैरह मिलता है, ये नौकरी कर सकते हैं, ये शिक्षा ले सकते हैं, इलेक्शन में लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भारत में ये बड़े उपेक्षित थे 2002 से पहले तक। जी जी लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। तो उनके बारे में आपने जो प्रश्न किया कि आपने इनके बारे में जाने में क्या क्या दुश्वारियां झेली, जी तो स्पष्ट सी बात है कि जब ये एक गुमनामी वाली, एक छिपी हुई, अपने परिवार से छिपा कर या अपने परिवार के सामने उसको उजागर नहीं करना चाहते, तो उन गुमनाम बस्तियों में जाते हैं जहाँ पर थर्ड जेंडर के लोग दूसरे दूसरे आकर रहते हैं। और वो कहीं सुदूर, जैसे शहर में है तो शहर की बस्ती से बहुत दूर कहीं गंदी सी जगह हो या कहीं जहाँ पे लोग आते जाते ना हो, वहाँ जी पर ये अपनी बस्ती बनाकर रहते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी, टूटा फूटा घर या कच्चा घर या कहीं भी रहते हैं। हम्म। तो मेरे मन में आया, आकाशवाणी में मैं उस समय प्रोग्राम ऑफिसर थी बनारस में। तो एक बार मेरे यहाँ, मेरी कॉलोनी में जैसे किसी के घर बच्चा हुआ या कुछ जी हुआ, जी तो ये लोग आते थे, तो वो लोग जल्दी से जल्दी इन लोगों को अपने दरवाजे से हटाना चाहते थे। हाँ इनका हाँ जो भोंडा प्रदर्शन होता है, इनका जो तालियां बजाना होता है, ठनगन करना होता है, नेग मांगना होता है, तो लोग जी जल्दी से जल्दी इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर ये किसी के बच्चे होंगे और इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन देखता है। ये अगर ये मांगे ना, ये जिद ना करें या ये हम्म, भोंडा प्रदर्शन ना करें, तो लोग इनको ये नेक भी ना दें। और इस नेक के अलावा ये नौकरी में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जी ना जी मेरी ऑफिस में, ना आपकी ऑफिस में, ना हाँ किसी ऑफिस में, कहीं नहीं दिखाई देते। स्वयं ये अपने आप नहीं समझ पाते हैं कि ये अपने आप को किस जेंडर का कहें। बोलने में ये पुल्लिंग बोलते हैं, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। और पहनने के लिए ये साड़ी पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, एक लाउड मेकअप करते हैं। जी यानी इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरह से क्या सोच कर रहना है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। तो मेरे मन में आया कि इनके बारे में तो कुछ लिखा जाना चाहिए, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जी फिर मैंने आकाशवाणी में सोचा कि एक मैं इनके ऊपर प्रोग्राम बनाऊं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए जब मैं अपनी सारी मशीनें, जो रिकॉर्डिंग की मशीनें होती हैं, वो सब लेकर जाने की कोशिश मैंने की, तो मेरे ऑफिस के लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट व्यंग भरी कि नीरजा जी वहाँ क्यों जा रही हैं, उन व्यंग। लोगों की बस्तियों में, हाँ, क्यों जाना चाह रही हैं। तो मतलब वो उपहास, वो हंसी, वो व्यंग भरी हंसी मैंने अपने ऑफिस में भी देखी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है।
जी इनके ऊपर अगर कोई कार्य करना चाहे तो उसके ऊपर भी लोग व्यंग से हंस पड़ते हैं। जी जी ऐसे समय में मैं जाके इनकी बस्तियों में ढूंढते ढूंढते और पहले इन लोगों से संपर्क किया। फिर इन लोगों ने कुछ भी बताने से मना किया। ये लोग अपनी कोड लैंग्वेज कुछ बोलते थे सांकेतिक भाषा में, और फिर धीरे धीरे सबके सब गायब हो जाए, हम बैठे रह जाए। तो हमें समझ में ही ना आए। हम तो अपनी हिंदी में इनसे बात कर रहे हैं कि आप लोगों से हम कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हम आकाशवाणी में हैं, आपके ऊपर कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं। हाँ 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 बहन जी बना लीजिए, हाँ बिटिया बना लीजिए। और उसके बाद फिर अपने सांकेतिक भाषा में कुछ कुछ बोलते थे और सब हट जाते थे। जी। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर एक मेजर की लड़की थी, अ, मतलब पहले वो लड़की थी, बाद में फिर उसको पता चला कि वो थर्ड जेंडर है। अच्छा। अभी इस पर भी बात करेंगे हम लोग कि कैसे इनको 13-14 वर्ष के बाद पता चलता है। कुछ तो शुरू से ही, बचपन से ही पता चल जाता है, वो आर्गन्स उनके डिस्टर्ब होते ना, हैं। ना, नाच लेकिन बीबी। हाँ, लेकिन किसी किसी को जी 13-14-15 वर्ष की अवस्था में पता चलता है, जब उनके अंदर फिजिकल चेंजेज आने शुरू होते हैं। जी जी दोनों जो ट्रेट्स होते हैं लड़के और लड़की के, दोनों उसमें उभरने लगते हैं। तब इन्हें समझ में आता है कि अरे हमारे साथ तो ये है। जब वो मेजर की जो लड़की थी, मेजर की लड़की से हमने पूछा, जब बातचीत से पता चला कि वो बड़े अच्छी फैमिली से आई हुई थी, लेकिन अंत में उसको अपने परिवार और समाज से मुंह छिपाकर भागना पड़ा और वो यहाँ बनारस में आकर रहने लगी इसी अपनी कम्युनिटी में। तो उसने हमको बताया कि जब तक हम लोगों के जो गुरु होते हैं, हिजड़ों के जो गुरु होते हैं, जी वो जी पूरे एक जिले के गुरु होते हैं, एक क्षेत्र के गुरु होते हैं। वो जब तक हम लोगों को नहीं कहेंगे कि हाँ आप लोग कुछ बताइए, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की बहुत सशक्त एक परंपरा है। जी जी तब हमने उनके गुरु का पता लिया। उनके गुरु को ढूंढते हुए वो 80 पर एक झोपड़ी नुमा घर में रहते थे, तो गुरु जी के पास हम पहुँचे। वहाँ पर जब पहली बार हम पहुँचे थे तो हमने देखा कि गुरु जी अपने झोपड़ी में, अपने मतलब घर में, जो मिट्टी का घर था जी उस समय 80 पर, तो वहाँ पर वो मुर्गियों को चारा खिला रहे थे, आटा का वो बना के। उनके घर के सामने मुर्गियां थी, उनको फेंक रहे थे। सफ़ेद रंग की मटमैली सी साड़ी पहने हुए। नाम था उनका अंदाज गुरु। अपने तो महताब। अंदाज गुरु के पास, जी हाँ, तो वो यहाँ पर महताब हैं, जी जी आपके उपन्यास में जी महताब है ना। जी जी महताब गुरु हाँ, है। तो अंदाज गुरु से जब हमने बातचीत करना शुरू किया, तो अंदाज गुरु ने पहले तो नाराज होकर हमसे कहा कि अपना माइक जो ऑन था मेरा, अपना माइक हटा लो बिटिया, नहीं तो तुम कहीं हमको फंसा दोगी। हाँ हाँ जी यानी उनका उनका एक जो सहज वो समस्या जिसको कहें, चाहे उलझन कहें या सहज जो उद्गार था, वो ये था कि तुम हमें कहीं फंसा दोगी। तो हमने कहा जब आपने बिटिया कहा, तो फिर हम, बिटिया कभी किसी को फंसाती है, माता या पिता को? तो जी भावुक हो गए। कह रहे पहली बार कोई हम लोगों को कुछ ऐसे इस तरह से संबोधित किया बिटिया। हमने कहा जब बिटिया कह दिया तो आप हमारे लिए जी उतने जी ही पूज्य हैं जितने माता पिता होते हैं। अब जी आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि हमने माइक हटा दिया। हमने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो हम नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोली हाँ बताइए। तो हमने कहा कि सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आप लोग अपने माता पिता को छोड़ कर आ जाते हैं तो आप लोगों को उनकी याद नहीं आती है? कभी जाते हैं घर की नहीं? इतने पर अंदाज गुरु एकदम फपक के रो पड़े थे, और जी रोते हुए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं याद आएगी? याद आती है, रो लेते हैं, चुप हो जाते हैं। जी जी मेरा मन भी बहुत भीग गया। बहुत मतलब अंदर से बड़ी करुणा, बहुत दुख उन लोगों के लिए हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों से हमने कई कई बार जाके उनकी बस्तियों में, अंदाज गुरु से बिटिया वाला संबंध हो ही गया था। जी जी तो जब भी हम जाते थे अपने हस्बैंड के साथ जाते थे, तो मेरे हस्बैंड को वो लोग अंदर नहीं आने देते थे। पुरुषों को अपने घर के भीतर वो नहीं प्रवेश करने देते थे। बोलते थे इंसानों से हमको क्या मतलब, पुरुष इंसान है। जी जी हाँ और उसमें। हमें भीतर बुला लेते थे। जी तो इस तरह से उनकी बस्तियों में जा जाकर कई कई बार उनके जो सांकेतिक शब्द होते थे, उनको हम अंदाज गुरु से पूछते थे
या जो एक रोजी नाम की थी थर्ड जेंडर की, उससे जी। पूछते थे, या शीलू और तमाम नाम थे उनके। उन लोगों चलिए। से हमने पूरा पूछना शुरू किया, फिर उसको हम धीरे से नोट डाउन भी कर लेते थे। तो इस तरह से उनके बारे में हमने कई वर्षों तक, जिसको कहते हैं कि मैटर कलेक्शन, तो मैटर कलेक्शन पीएचडी में जैसे मैटर कलेक्शन करते थे पीएचडी करने के लिए, वैसे ही मैंने यमदीप के लिए मैटर कलेक्शन किया था। और जी। जब जी। मेरे पास उनके बारे में सारा डिटेल आ गया, तब मुझे लगा कि इसे मैं एक उपन्यास का रूप दूं, जिसमें सारे तथ्य यथावत रहें, बस नाम और पात्र बदल जाएं, और जी। एक कहानी का हम ट्रीटमेंट दे सकें, एक जो हमारी टेक्निक अपनी बन सके उपन्यास की, मैं जी। वो करूं। बाकी जो तथ्य हैं वो तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। जी। तो जी। इस तरह से मुश्किलें तो आईं, लोगों के व्यंग, लोगों की व्यंग भरी हंसी, सब कुछ झेलते हुए, और फिर उन लोगों का कई कई बार मना कर देना, कई कई बार बहाने कर देना। स्वयं अंदाज गुरु ही कई बार बहाना कर चुके थे कि कह दो कि हम नहीं हैं घर में। जी। जी। तो फिर हम वापस लौट जाते थे, लेकिन फिर जाते थे। हमें जैसे लग रहा था कि एक, जिसको कहते हैं ना कि एक लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य भी नहीं कहेंगे उसको, एक जी। जुनून उसको कहते हैं, जी। नहीं मुझे ये तो कर ही लेना है, मुझे ये करना ही, इनके बारे में जानना ही है कि ये करते क्या है, कैसे क्या क्या होता है। जी। तो वो रॉ मटेरियल हमने जब इकट्ठा कर लिया, तब उसके बाद हमने इस उपन्यास को लिखा। और जी। संयोग से ये मेरा मेरा भी पहला उपन्यास, और थर्ड जेंडर पर भी भारत का पहला उपन्यास। जी। आज जी। स्थिति ये है कि उस उपन्यास में मैंने जो जो डिमांड किया था, मांग की थी इन लोगों के लिए, कि इन्हें भी आरक्षण दिया जाए, इन्हें भी शिक्षित किया जाए, इन्हें सुरक्षा जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है, जी। जी। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, इन्हें सारे वो मौलिक अधिकार दिए जाएं, मानवाधिकार, जो मानवाधिकार की श्रेणी जी। में आते हैं, हम्म। वो सब। तो 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आमतौर से आपने देखा होगा कि बिना जुलूस और धरना प्रदर्शन के कोई भी आरक्षण जल्दी तो नहीं ही मिलता है। जी। जी। हाँ, सही बात। लेकिन, हाँ, लेकिन बिना किसी धरना प्रदर्शन के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत में इन्हें वो सारे अधिकार दे दिए, मौलिक अधिकार। और अब इनकी स्थिति में हम लोग समाज में देख भी रहे हैं कि बहुत सुधार आ रहा है। बहुत सारे लोग पदों पर हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी और ज़रूरत है कुछ करने की। इसमें पढ़ते समय बहुत सारे जो शब्द हैं, आपने बहुत इस्तेमाल किया, उसका लगभग उत्तर दे दिया है आपने पहले ही, कि जैसे सांकेतिक शब्द हैं, जैसे हमारे समाज के लिए नए हैं, जानते ही नहीं हैं, और बल्कि लिखते समय आपने उसको नीचे लिखा भी है, उस शब्द का क्या मतलब है। तो आम दर्शकों को बताने के लिए मैं उन शब्दों को पढ़ना चाहूँगा। गिरिया, टेपकी, टेपकी मतलब लड़की नहीं जी, टेपकी, कोती, निहारन, कनबासी, और तमाम बहुत सारे थे ऐसे कुछ जो मैं उसमें से रेखांकित कर पाया हूँ। किसी महिला के लिए वो लोग निहारन कहते हैं। जी। जी। निहारन है। जी। तो इस पे आपने शब्दों को पकड़ना, और आप बता रही कि वो लिखती थी आप कि क्या क्या बोल रहे हैं उसका मतलब, तो मतलब ये दिखाता है कि आपका कितना जुड़ाव उन लोगों के साथ हो गया था। तो इसे मैं जानना चाहूँ कि वो लोग अभी भी क्या आपके संपर्क में हैं, जो कि कोई कई बार। और एक मतलब व्यक्तिगत अनुभव मैं बताऊं, जी। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी जी। 2022 में अप्रैल में, एक प्रोफेसर मित्र हैं हमारे, जी। उनकी बेटी की शादी में मैं गई थी अयोध्या। जी। जी। तो अयोध्या में जब मैं वहाँ, मुझे बहुत वर्ष हो गए थे कोई शादी देखे हुए, मतलब ऐसे तो जाना और आना हो जाता है, लेकिन बेटी की शादी में मेहंदी हल्दी ये सब कैसे होता है उसको देखने का मेरा शौक था। तो हम उनकी बेटी की शादी में गए हुए थे। तो जब मेहंदी हो रही थी, तो मेहंदी के समय एक थर्ड जेंडर की महिला, खूब राधा की तरह सुंदर सजी हुई, लेकिन जी। चेहरे से बस वही लग जाता है उनके, जी। जी। शेविंग किया हुआ और एक लाउड मेकअप, लेकिन बहुत सुंदर। वो आके बैठी, फिर उसके बाद वो ढोलक बजा के गाना गा रही है, और जो
कन्या थी, लड़की थी, उसकी सारी बलाओं को जैसे गाने के माध्यम से ऐसे ऐसे करके कि सारी बलाएं मैं ले रही हूं और तुम सुख से रहो। जी जी तो मैंने ध्यान से उसको देखा कि एक रूप ये भी है कि अपने तो अभिशप्त जीवन जी ही रही है, लेकिन दूसरे के बच्चों की बलाएं भी ये अपने सिर पर ले रही है। जी जी मैं चुपचाप उसको देख रही थी, वो रह रह के मुझे देख रही थी। मैं सोफे पर बैठी थी वहीं पे, और सारी महिलाएं जा जा के उसके पास आशीर्वाद ले रही थी। यानी इन जी लोगों जी का आशीर्वाद पाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत शुभ होता है, माना जाता जी है। जी तो ये मतलब सारी महिलाएं जा जा के, अब वो हमको देख रही है कि ये मतलब ये कौन है, ये चुपचाप मुझे देख रही हैं और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, चूंकि मैंने। तो हम्म। जब सारे लोग वहाँ खड़े हो गए, सारा कार्यक्रम हो गया, तो जो प्रोफेसर साहब थे मेरे मित्र, उन्होंने कहा कि भाभी जी, आपने इन लोगों के बारे में कुछ तो लिखा है ना। हाँ जी जी इतना सुनते ही, उसका नाम श्याम प्रिया था, जी। इतना सुनते ही वो कह रही है, आप नीरजा माधव जी हैं? हमने अच्छा कहा हाँ। अच्छा। तो मतलब ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, आप नीरजा माधव जी हैं? हमने कहा हाँ। उसके बाद करिए, जी जी ऐसे करके आके हमसे ऐसे लिपटी वो श्याम प्रिया। हमको समझ में नहीं आया कि आखिर ये इतना आत्मीय व्यवहार एकाएक जी कैसे, जी और वो भी जिज्जी कह के। जी तो हमने कहा कि हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। बोली नहीं, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो केवल यमदीप पढ़ के और हम अपने ठाकुर जी से मनाते रहे कि हमारी जिज्जी से मुझे मिला दो, जिसने मेरे हम लोगों के बारे में पहली बार कुछ ऐसा लिखा है। जी जी। तो ठाकुर जी मतलब वो कृष्ण की भक्त थी, अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया था। जी जी, क्या वो बात डांस करती है, वो जगह जगह नृत्य करती है, वो इस तरह के फंक्शन में जाती है, लेकिन जिस तरह से भोंडी हरकतें लोग करते हैं वो नहीं करती है। है। जी उसने अपने आप को थोड़ा बदल दिया है, भक्ति मार्ग पर डाल दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैठकर जब उसने यमदीप के एक एक कैरेक्टर के बारे में जब हमसे चर्चा की, जी सारी महिलाएं और जो प्रोफेसर साहब थे, वो सब लोग एकदम सुन रहे थे। और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैडम, अगर श्याम प्रिया जी कल द्वार पूजा के समय भी आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो बोली भैया, हम तो कहीं शादी वादी में नहीं जाते हैं, जी तो जी लेकिन अगर मेरी जिज्जी कह देंगी तो मैं जरूर आऊंगी। जी जी। तो ये जो एक आत्मीय नाता था। फिर जी उसके बाद मैं जब बनारस लौट के आई, मैंने उससे कहा, वो उनके द्वार पूजा में आई भी, मैंने गाड़ी भेजकर उसको मंगाया श्याम जी प्रिया जी को, और फिर वो वहाँ पर शामिल हुई। और उसके बाद उसको भेजा हमने, बोली जी जी हम बनारस आएंगे तो आपसे मिलने आएंगे। हम कहा बिल्कुल आना, मिलने के लिए। और जी फिर जब वो बनारस आने वाली थी, उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने अपने यहाँ अपने आवास पे एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें साइंटिस्ट से लेके और प्रोफेसर्स और तमाम समाज के डिफरेंट जो उसमें होते हैं फील्ड के लोग, सबको हमने आमंत्रित किया। और जी पहल उस कार्यक्रम का नाम ही दिया। हमने कहा कि आज एक नए ढंग का कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने बहुत सारे सेमिनार किए, उसमें हम लोग बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं, तमाम मतलब एक तरह से कहा जाए कि सुपरफिशियल बातें होती हैं जी जी। कि हम ये एकदम। करेंगे, हम वो हाँ। करेंगे, हम ये पहाड़ उखाड़ लेंगे और हम ये कर देंगे। हाँ हाँ। जी लेकिन आज एक पहल ऐसी करने जा रहे हैं जिसमें हम सामाजिक रूप से इस अभिशप्त वर्ग को स्वीकार करेंगे। जी, तो बहुत अच्छी बात। उसे, हाँ, उसे हमने बुलाया और सारे लोगों के बीच में उसने अपना वक्तव्य दिया, टूटी फूटी भाषा में ही। लेकिन सारे लोगों को वह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मुझे भी बहुत संतुष्टि मिली। उसने जी कहा, जीजी आपने मुझे जो सम्मान दे दिया, वो सम्मान मैं तरस रही थी। मैं कभी भी सोचती थी कि मेरे पिताजी कभी कह देते, मैं अयोध्या के ही हैं मेरे पिताजी, गांव के, और मैं अयोध्या में ही रहती हूँ एक झोपड़ी लेकर। कभी मेरे पिताजी कह देते कि बेटा तुम क्यों वहां पर रह रही हो, आ जाओ। जी जी तो उसका ये जो दर्द छल का था, मुझे लगा कि इतना सा छोटा थोड़ा सा स्नेह पाके वो एकदम भावुक हो गई थी। जी जी तो इस तरह से अगर हम समाज में और परिवार में उन लोगों को एक महत्व देना शुरू करेंगे, तो शायद उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब उन्हें वो सारे अधिकार दिए
और धीरे धीरे ही सही हम जब देख रहे हैं कि उनके जीवन स्तर में कुछ बदलाव आ रहा है, तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि चलो कुछ किया मैंने थोड़ा सा। जी जी, कलम की विजय हुई। और अब कह सकते हैं। मुझे देखने के लिए ऐसे भी मिल रहा है कि जो यमदीप है वो एक ही दिया नहीं है, उस दिए की लड़ी अभी भी आपको छू रही कहीं न कहीं। तो मैडम जी, उपन्यास पढ़ने के बाद लगा कि जम के दिए का मध्यम प्रकाश हमारी दिवाली से अधिक जागृत लगा था मुझे। तो यह यमदीप की आत्मा हमेशा जागृत रहती है, अब चाहे वह पगली की बच्चे को पालने का सवाल रहा हो या फिर मानवी की नारी उद्धार गृह में रक्षा की बात रही हो जब सब लोग भाग जाते हैं। इन यमदीपों का उन कसौटियों पे बहुत खरे उतरते हैं ये लोग। तो ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि मानवता की दिवाली के तले अंधकार बहुत है। तो आपको क्या कारण लगता है कि जब मौका आता है तो हम लोग थोड़ा स्वार्थी बन जाते हैं? अब देखो, एक उपन्यासकार जो होता है जी वो जी कहानी, पूरी कथा गढ़ता है, एक पूरा जीवन जी उकेरता है उपन्यास के माध्यम से। तो वो तो एक कथा है, मान लीजिए। आप आम जीवन में हो सकता है देखें, आम जीवन में हो सकता है ना देखें, लेकिन उनके प्रति संवेदना जगाने के लिए, समाज की संवेदना उभारने के लिए भी ये कथा बहुत ज़रूरी थी, एक कहानी बहुत ज़रूरी थी। हम आप जानते हैं कि कोई भी जो कथा है वो साहित्य के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। जी एक मनुष्य के अपने जीवन काल में सारा कुछ नहीं हो सकता, वो साहित्य के माध्यम से अपनी बातें अगली पीढ़ियों के लिए ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, तब अगली पीढ़ियां फिर उस पर क्रियान्वयन करती हैं। तो इस तरह से साहित्य एक माध्यम है, और साहित्य सोद्देश्य अगर किया जा रहा है समाज का परिष्कार करने के लिए, या समाज की कोई विसंगति है उसको दूर करने के लिए, तो हमें लगता है कि साहित्य का वहीं पर उद्देश्य सिद्ध होता है। जी आ, इस तरह की इस तरह के जो यमदीपों की बात आपने की, बहुत सारे यमदीप हैं, लेकिन ये जो अभिशप्त एक समुदाय है, उस समुदाय के प्रति हम उनको उजाले में ले आए। वो हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं, हम उन्हें स्वीकार करें, वो जिस रूप में है उस रूप में हम स्वीकार करें। जी उससे एक प्राकृतिक उनके भीतर अक्षमता है, प्रकृति का एक तरह से क्रूर मजाक है कि जी वो एक दाम्पत्य नहीं जी सकते हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अन्यथा उनके पास सब कुछ है, हमारी आपकी तरह से मेधा शक्ति है। तो आखिर वो कौन से कारण हैं? प्रकृति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया, तो क्या समाज का भी यही दायित्व तो बनता है कि वह भी एक क्रूरता दिखाए उनके साथ? तो क्रूरता नहीं दिखानी है, हमें इन्हें यमदीप नहीं बनाना है। इनको ठीक है, यम चतुर्दशी, यम के नाम दिया निकालते हैं हम लोग नरक चतुर्दशी वाले दिन, दीपावली के एक दिन पहले, लेकिन हम अपने परिवार के किसी सदस्य को क्यों यम का दिया बनाएंगे? वो जी जी हमारे परिवार का एक सदस्य है, वो हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना और सदस्य हमारे प्रिय होते हैं। तो हमें बस इतनी सी तो बात समझनी है, एक माँ की ममता उसके लिए भी उतनी ही उमड़ती है जितनी दूसरे बच्चों के लिए। जी एक माँ तब तक नहीं जान पाती है कि ये मेरा बच्चा जो मेरी गोद में खेल रहा है। कई कई बार जैसे दो तरह के थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, इंग्लिश में उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जी तो एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, एक स्यूडो होते हैं। एक में होता है कि आर्गन्स क्लियर दिखाई देते हैं कि डेवलप नहीं है या थोड़ा विकृत हैं, या वो पता चल जाता है नवजात का पैदा होते ही, लेकिन ऐसी संख्या थोड़ी कम रहती है। जी जो स्यूडो वाले होते हैं, जो ऊपर से देखने में लगेगा कि मेल बच्चा है और भीतर उसके यूट्रस वगैरह सब रहेगा, अच्छा किसी को नहीं मालूम कि भीतर यूट्रस है, जी या जी बाहर से वो फीमेल है और भीतर से उसमें मेल हार्मोन्स वगैरह हैं। तो हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं 13-14 वर्षों में,
कि एक लड़के की आवाज़ फटने लगती है, मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है आवाज़, उसकी चाल में एक अलग ढंग की ग्रेविटी आ जाती है। लड़की है तो उसकी आवाज़ थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है, जी और उसकी चाल में थोड़ी एक लचक आ जाती है। स्वाभाविक रूप से जी जी लड़कियों की चाल और लड़कों की चाल में एक अंतर होता है, जी जी जो उन्हें अलग करता है कि ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। पीछे से देख के ही हम समझ सकते हैं कि कोई जी लड़की जा रही है, भले ही वो ड्रेस लड़कों वाला ही पहनी हो। जी तो ये जो चेंजेज हैं, और उसके अलावा जो प्रत्यक्ष चेंजेज हैं, जैसे दाढ़ी आ जाना, दाढ़ी और मूछ, या लड़की है तो ब्रेस्ट आना। अब जैसे शूडो है तो उसमें दोनों चीजें कहीं कहीं आ जा रही हैं। जी दाढ़ी भी आ गई 14 साल का होने पर, लड़कों वाला भी हार्मोन आ गया उसमें, और लड़कियों वाला भी ट्रेट आ गया कि उसके ब्रेस्ट भी हो गए, डेवलप हो गए, और उसकी दाढ़ी भी आ गई, उसकी आवाज़ भी मोटी हो गई। यानी सब मिला के वो एकदम गडमड उसकी जिंदगी हो जाती है, जी और वो एकदम भ्रमित हो जाता है, वो एकदम परेशान हो जाता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। माँ जो 13-14 साल तक, 10 साल तक उसको अपने आंचल में लेकर और बच्चे की तरह से खिला रही है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो भी एकदम शॉक्ड रहती है। जी और अंत में क्या होता है, घर में अन्य बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, समाज के लोग हंसेंगे, हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो वो बच्चा तो खुद साइकोलॉजिकली परेशान है, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। माँ और बाप ये चिंतित हैं कि समाज क्या कहेगा। तो दोनों तरफ से जो एक उच्चाटन होता है, वो जी बच्चा फिर भाग ही जाता है। मतलब जी जैसे मान जी लीजिए कि कॉलोनी में या अपने आसपास इस कम्युनिटी के लोग आए, थर्ड जेंडर के लोग, वो लोग देख के समझ जाते हैं कि ये इस तरह का है, इस कैटेगरी का लड़का है। वो लड़का भी समझ गया कि हाँ, ये हमारी नियति इन लोगों के बीच में है। जी तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो भाग जाता है। इसलिए ये जो र्यूमर किया गया शुरू, मतलब अभी भी होता है कई बार, अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया है, लेकिन ये जो पहले अफवाहें थी कि ये लोग जबरदस्ती बना लेते हैं, थर्ड जेंडर हिजड़ा जी बना जी देते हैं, तो हम्म। उसके बारे में भी हमने अंदाज गुरु से पूछा था। तो वो हंस के बोले कि बेटी, हमारी कोठरी देख रही हो, इस कोठरी में हम कौन सा ऑपरेशन थिएटर खोले बैठे हैं, और हमें क्या नॉलेज है, हमको क्या मालूम है कौन सी दवा देने पर ये आदमी बेहोश होगा और हम ऑपरेशन करके और इसको हिजड़ा बना देंगे। मर गया तो क्या होगा। और हम लोग एक चींटी भी नहीं मारने वाले लोग हैं। हम लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा कर्म खराब किए थे कि ये जन्म मिला, और जी इस जी जन्म में अगर हम किसी को मार डालेंगे ऑपरेशन करके अपने हिसाब से, तो फिर हमको पाप भरना पड़ेगा। और हम जी क्यों बनाना चाहेंगे, और कोई क्यों बनना चाहेगा। जी कौन सा ग्लैमर हमारे जीवन में है जिसकी वजह से कोई हिजड़ा बनने के लिए हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमको बात बिल्कुल सही लगी कि आज तक इस तरह की कोई घटना सुनाई नहीं दी। बस उनके बारे में तमाम तरह के अफवाह रूमर्स लोग, हाँ, दूर दूर से बैठकर उनके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मानवी के दफ्तर में भी कुछ लोग व्यंग कसते हैं कि वो लोग ऐसे बना देते हैं। इसमें सकीना, नाज बीबी यानी नंदरानी, छैल बिहारी, छैलू, महताब गुरु, अनवर, ये यमदीप सारे अलग अलग धर्मों से आते हैं। उनके अपने, लेकिन ये अपने धार्मिक भेदभावों को भुलाकर सब एक साथ रहते हैं। उनके अपने देवी देवता हैं। कोई देवी हैं, आप बताई थी पुणे में या कहीं लोग मिलते हैं, बेसरा माता, जी जी, तो वहाँ मिलते हैं। तो क्यों धर्म इनके आपसी प्रेम को कमजोर नहीं कर पाता? धर्म धर्म समाज को इन लोगों के जीवन में धर्म इसलिए आड़े नहीं आता है क्योंकि इनका अपना जीवन, जो मनुष्य जीवन है, वही अभिशप्त है। और जब कई धर्मों के अभिशप्त लोग एक जगह मिलते हैं तो वो केवल मनुष्य रहते हैं, जी वो क्या किसी धर्म के नहीं रहते हैं। और आप देखिए कि जब आपके भीतर पीड़ा होती है कोई, तब आपको बहुत ज्यादा धर्म नहीं याद आता है, जी ईश्वर याद आता है। आप जी अपने अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन वो आपकी शारीरिक पीड़ा के कारण ईश्वर याद आता है। जहां आपको सामाजिक पीड़ा दी जा रही है, जहां आपको मानसिक पीड़ा दी जा रही है, वहां पर कहीं ना कहीं, और विशेष रूप से थर्ड जेंडर के लोगों के लिए, जी फिर धर्म कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि किसी हिंदू के घर में भी ये पैदा हो सकते हैं
किसी मुसलमान के घर में भी, किसी ईसाई के घर में, किसी जनजातीय के घर में, किसी के यहाँ भी हो सकते हैं। तो जी जब ये एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहां पर केवल ये मनुष्य होते हैं, किसी धर्म के नहीं होते। और फिर जब उस कम्युनिटी में आ जाते हैं तो उस कम्युनिटी की अपनी जो शर्तें हैं, जो वहाँ के नियम हैं, उन नियमों में भी ये बंध जाते हैं। जी क्योंकि अगर वो नियम ना बनाए तो फिर वहां पर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण, जी इनके पास बच्चे नहीं होते, इनके पास परिवार नहीं होता, ये आपस में ही परिवार होते हैं। अब जी उस परिवार में अगर धर्म के नाम पर ये बंट जाएंगे तो फिर तो परिवार इनका नहीं रहेगा। जी और जी परिवार में ही गुरुजी इनके हेड होते हैं, मुखिया होते हैं। ये कहीं पर भी जाएंगे नाचने गाने या नेक वसूलने, तो इनका एक नियम है कि उसमें से एक अंश गुरुजी के पास जमा हो जाएगा। और यदि वहां पर कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति बीमार होता है या वृद्धावस्था आती है, तो उसकी सेवा करने के लिए 2-4 लोगों को, जितनी आवश्यकता है उन लोगों को लगा दिया जाता है। जी उन 2-4 लोगों का खर्च भी अन्य लोगों के उससे आएगा, और जो गुरुजी के पास पैसे जमा है उनसे उनका खर्च निकलेगा, उनकी दवा का, उनके भोजन का, ये सब। तो एक नियम उन लोगों ने अपना बनाया हुआ है। जी जी फिर उन लोगों ने ये भी नियम अपना बनाया कि हम सब लोग अपना नाम बदल लेंगे। अगर कोई नहीं बदलना चाहेगा तो कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। हम अपने धर्म को बदलना चाहें बदल लें, नहीं बदलना चाहें नहीं बदलें। लेकिन हम लोगों की इस कम्युनिटी की एक बेसरा माता होंगी जिनकी मुर्गे पर सवारी होती है, और हम वर्ष में एक बार चलकर, उनका एक मंदिर है वहाँ गुजरात में, जी तो जी वहां पर एक बार पूरा इन लोगों का महासम्मेलन होता है। देश भर के थर्ड जेंडर के लोग वहां आते हैं और फिर ये लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, कुछ करते होंगे। अब हम जी सब जी लोग, ना आप गए ना हम गए जी उनके जी उस हाँ महासम्मेलन में। उस जी महासम्मेलन में जब भी कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश भी नहीं कर पाता है, तो इस तरह से ये लोग अपनी नियमावली बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी के कुछ नियम बनाते हैं, कुछ सांकेतिक शब्द होते हैं उनके अपने, वो लोग आपस में डेवलप करते हैं। उनका कोई भाषा विज्ञान नहीं है कि जी ये जी भाषा विज्ञान हमारी कम्युनिटी का है और ये पूरे देश में सारे लोग बोलेंगे, नहीं। जी अगर यहाँ गिरिया है, यहाँ कोती है बनारस में, या टिपका और टिपकी है, तो जरूरी नहीं कि दिल्ली में भी टिपका टिपकी और गिरिया और कोती होंगे। जी जी यानी अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति थर्ड जेंडर के ऊपर कुछ लिखता है, या कोई लखनऊ का व्यक्ति लिखता है, या कोई अहमदाबाद का व्यक्ति लिखता है, तो उसे उनकी बस्तियों में जाकर उनके सांकेतिक शब्दों को पकड़ने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि मैंने गिरिया शब्द प्रयोग किया और किसी दिल्ली के लेखक ने भी गिरिया प्रयोग कर लिया, तो वहीं पर कॉपी हो गया गलत हो जाएगा कि उसने रिसर्च नहीं करी क्योंकि इनका कोई लिंग्विस्टिक्स का वो नहीं है ना, ये जी भाषा जी विज्ञान अपना नहीं डेवलप किए हुए हैं। ये तो अपना जी जीवन यापन करने के लिए कुछ कुछ सांकेतिक शब्द कुछ भी बोल लेते हैं। कनबासी, कान के पास लगाने के कारण कनबासी, कनवासी फोन, जी ठीक जी है। जी अब निहारन कह दिया, हो सकता है कि देखने में कोई औरत बहुत सुंदर लगी हो, तो निहारते हैं कुछ निहार रहे लोग, हैं तो तो निहार निहारन हो गई वो, जी निहारन हो गई। अब जी आप शब्दों के उस पे जाइए, ओरिजिन पर, कि जी कैसे वो लोग शब्दों को गढ़ते होंगे। जी तो जैसे कोती है, तो कोती जैसे इन लोगों के उसमें अब जब खाने पीने की या जीविकोपार्जन की समस्या आने लगी, तो इन लोगों को भी कुछ गलत काम करने पड़ जाते हैं। जैसे जी जी हाँ आपने कुछ लोग, बहुत लिखा सारे लोग हैं होमोसेक्सुअल होते हैं, कुछ होते हैं, तो जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं ये इनमें से किसी को अपना केप्ट बना के रखते हैं। जी जी केप्ट समझ रहे होंगे। जी हो सकता है कि अनपढ़ कोई थर्ड जेंडर की महिला या पुरुष सुना हो केप्ट, केप्ट उसको भूल गया हो, कोती कर दिया हो उसने, जी जी है ना। तो अब ये जो कोती शब्द है या गिरिया शब्द है या टिपका और टिपकी है, तो टपक पड़ने से उन लोगों ने कर दिया हो, भाई टपक पड़ी है जी तो जी बेटी जी टपक पड़ी तो टपकी हो गई, टपकी से फिर टिपकी हो गई। मतलब ये ऐसे अपना डेवलप करते हैं, अपने सांकेतिक शब्द जो है वो अपनी कम्युनिटी में बैठकर डेवलप कर लेते हैं। इनका कोई भाषा विज्ञान नहीं है। इसलिए दूसरे शहरों के लोगों को यदि थर्ड जेंडर पर लिखना है तो सबसे पहले उनकी भाषा को पकड़ना होगा, उनके बीच जाना होगा। नहीं जी जाएंगे तो वह फेक लेखन होगा। जी जी सही कहा आपने। तो
ऐसे लगता है कि उनके जो शब्दावली है उनको और समाहित करना चाहिए, ताकि शब्दों से जैसे होता है ना कि चाय है तो चाय इंग्लिश की डिक्शनरी में मिलता है चाय, और बहुत सारे जगहों पे चाय ही बुलाते हैं उसको चाय। तो इंग्लिश की डिक्शनरी, इंग्लिश आज इतना व्यापक है तो मतलब उसका कारण ये भी है कि वो जगह जगह की भाषाओं को अपने में समय समय समाहित करता है। तो हिंदी, जैसे तिब्बती भाषा में चा बोलते हैं, चा, तिब्बती भाषा में चा, चा, मुझे चाय दो चाफू, जी जी हाँ, मक्खन दो माफू, माफू, जी जी। तो ऐसे हिंदी को भी अगर खैर ये तो विषय काफ़ी लोगों के लिए है, ये थर्ड जेंडर केवल हिंदी तक सीमित नहीं है, लेकिन हिंदी में एक पहल हो सकती है कि उन शब्दों को और उभारा जाए और समाहित किया जाए। तो इसमें मानवी का पात्र जो है, मानवी मुझे बहुत हद तक आप ही लगी उसमें मानवी का पात्र जो है स्त्री विमर्श का है, और विवेकानंद जी भारत में दबी कुचली स्त्रियों के उत्थान के लिए एक ऐसी ही मानवी की तलाश कर रहे थे। उस समय कोई पढ़ी लिखी स्त्री आई नहीं, आगे नहीं आई, तो हारकर विवेकानंद जी को आयरलैंड मूल की मैग्रीटा नोबल को लेके आए थे वो, जिनको उन्होंने बाद में सिस्टर निवेदिता का भी नाम दिया था। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मगर अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं का साथ नहीं देती हैं। आप घर में ही देख लीजिए, दहेज उत्पीड़न जो भी हुआ और आज भी हो रहा होगा, या कन्या भ्रूण हत्या का है, तो इन सब में महिलाएं उस अत्याचार का विरोध नहीं करती हैं, कहीं न कहीं उनकी सहभागिता रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, उनकी संवेदनाएं क्यों मर जाती हैं? बड़ी सफाई से आपने अपनी बिरादरी को बचा लिया। नहीं, वो तो बदनाम है ही। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि केवल स्त्रियां स्त्रियों का विरोध करती हैं, पुरुष भी उसमें सहयोग करते हैं। और यदि पुरुषों के भीतर ये भाव न होता तो स्त्रियों को, मान लीजिए कोई स्त्री है और वो भ्रूण हत्या करवाना चाह रही है, तो उसके अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं उसको पारिवारिक दबाव भी है, पति की ओर से भी हो सकता है, भले अपरोक्ष हो। और परिस्थितियां ऐसी हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, उसमें बेटा होना बहुत जरूरी है, जी जी 2 बेटियां हो चुकी हैं, तीसरी भी बेटी ना हो जाए। ये सारी चीजें लिंग परीक्षण करवाती हैं। जी और फिर जब लिंग परीक्षण करने वाला कोई डॉक्टर या कोई महिला डॉक्टर होती है, तो वहां से भूमिका शुरू हो जाती है सबकी, है ना। जी तो जी निसंदेह स्त्रियों को ही इसमें आगे आना पड़ेगा, चाहे वह माँ के रूप में स्त्री हो, चाहे सास के रूप में हो, और जी चाहे स्वयं स्त्री जो माँ बनने जा रही है। तो भ्रूण हत्या तक की तो बातें हम लोग मान सकते हैं कि उसमें दबाव, लेकिन स्त्री का विरोध करती है, ये थोड़ा अब कम देखने को मिलता है, पहले रहा होगा। दहेज की बात आपने की, अब तो लगभग दहेज खत्म हो रहा है हम लोगों के समाज से। लेकिन जहाँ कहीं भी दहेज जब भी था, या आज भी जहाँ कहीं दिखाई दे रहा है दहेज, तो पुरुष अपनी बोली लगाने से चूकता नहीं है। अगर वो विरोध करे कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं लेना है कुछ, तो जबरदस्ती कन्या के पिताजी, पैसे इतने अधिक थोड़ी हुए हैं कि ले जाके जी लड़के के हाथ में पकड़ाएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना खेत बेच रहा हूँ और आप ये पैसा लीजिए। जी उसे खेत बेचने के लिए, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है नौकरी वाला, तो उसे जीपीएफ से निकालने के लिए विवश करने वाला लड़का ही तो है। जी जी उसकी माँ तो बाद में आती है, यार माँ ने उसे अगर प्रोवोक किया कि नहीं तुम मांगो दहेज, तो उस लड़के को तो इतना विवेक होना चाहिए कि मैं अपनी माँ के कहने पर क्यों अपनी बोली लगा रहा हूँ। जी जी तो यहाँ पर केवल स्त्रियों को दोष नहीं दिया जा सकता, स्त्री पुरुष दोनों दोषी हैं, और समाज की यह व्यवस्था दोषी है। जी समाज जी में इस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई, देखिए प्राचीन काल में जब ये व्यवस्था बनाई गई थी, तो एक बहुत स्वस्थ मानसिकता इसके पीछे छिपी हुई थी कि पुत्र के लिए तो अचल संपत्ति होती है, मान लीजिए खेत है या जो घर है वो, लेकिन लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जा रही है, जी जी तो उसका अपना तो हिस्सा है मायके में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में, लेकिन वह माता पिता के घर में रहकर अपने खेती में हिस्से पर काम नहीं करवा सकती। जी वो जी अपने माता पिता के घर में रहेगी तो फिर उसके
पति का जो घर है वो उपेक्षित हो जाएगा। जी तो हर हाल में सेक्रीफाइस किसी एक को करना है, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को। चाहे पुरुष घर जमाई बन के आए तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, स्त्री बहू बन के जाए तो उसे अपना घर छोड़ना है, जी किसी न किसी को घर छोड़ना है। और ये जो त्याग है स्त्री के हिस्से में ज्यादा आता है। जी स्त्री त्याग करती है, स्त्री समर्पण करती है, स्त्री के भीतर वो ममता है, स्त्री के भीतर वो सृजन है, इसलिए स्त्री ये त्याग कर पाती है। तो ऐसे में जो प्राचीन परंपरा थी कि जब लड़की अपने घर से जाती है तो उसे इतना कुछ सामान दे दो, सोना चांदी और ये, कि उसका जो हिस्सा है, जो माता पिता की जायदाद में उसका कोई हिस्सा बनता है, वह जी हिस्सा उसे कुछ मिल जाए। जी तो जी ये तो स्वस्थ परंपरा थी। जी लेकिन इसे बाद में लड़के वालों ने ये मान लिया कि ये इतने गए गुजरे लोग हैं, अपनी कन्या भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। जी फिर जी उसको उन लोगों ने अपनी आवश्यकता बना ली कि जी नहीं, हमें तो दहेज ही चाहिए। अब दहेज भी डिमांड पर होने लगे, हमें ये कार चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये वाला सामान चाहिए। फिर माता पिता को लगा कि भाई दे ही दो, जी बेटी को ब्याहना तो है ही। तो फिर माता पिता मजबूर होकर देने लगे। फिर जब जी यही मजबूरी बनते बनते दहेज की एक बीभत्स उसमें परिवर्तित होती चली गई। जी जी फिर उसमें एक सामाजिक प्रेशर भी लोग मतलब देखा देखी सामाजिक और प्रेशर लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें तो अभी लड़कों को भी सचेत होने की जरूरत है, और लड़कियां भी अब सचेत हो गई हैं, आराम से बोल दे रही हैं कि ये दहेज मांग रहा है, यहाँ शादी नहीं करेंगे। जी जी आए दिन समाचार पत्रों में आता है कि लड़की ने लौटाई बारात। तो चलिए, आपने बहुत सफाई से इसमें बचा लिया और बचा लिया महिलाओं को। लेकिन मैं विरोध नहीं बोलूँगा, मैं इसको दूसरा कहूँगा, मतलब सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं। मतलब घर में अगर हो रहा है तो महिलाएं क्यों नहीं खड़ी हो जाती हैं कि नहीं। जहाँ पढ़ी लिखी जी शिक्षित महिलाएं हैं घरों में, वो सपोर्ट करती हैं। अच्छा अभी मतलब अभी हमारी एक मित्र आई हुई थी, जी तो ऐसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सुबह चाय बना के अपनी बहू को दे आती हूँ। तो जी कुछ जी लोगों ने कहा कि आप बहू की आदत क्यों खराब कर रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक कप चाय अगर दे दे रही हूँ और वो बच्ची खुश हो जा रही है, किसी के घर की आई हुई बच्ची है, तो इसमें बुरा क्या है। जी मुझे जी बहुत अच्छा लगा उनका जी ये जो अप्रोच था कि अगर बहू है तो उसको अपनी बेटी की तरह से हम रखेंगे तो शायद वो हमें भी अपनी माँ मान के रहेगी। जी तो जी चेंजेस आ रहे हैं। अब जी जी परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक जगह रखी हुई चीज है, आप दिखा दीजिए कि ये परिवर्तन है। जी जी ये परिवर्तन तो स्विच नहीं समाज है। में धीरे धीरे आता है। जी जी ये स्विच का बटन नहीं दबा दिए तो हो गया। हाँ, बस वही बात ये है कि अपनी प्रक्रिया। परिवर्तन कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दिखा दें। जी परिवर्तन तो होता है, और परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परिवर्तन हो रहा है। जी 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 धन्यवाद इसमें आपको जो है बहुत सफाई से आप बचाने हाँ, जैसे आपने पुरुषों को बचाया था वैसे ही हम भी बचा रहे हैं। नारी उद्धार गृह में बहुत सारी लड़कियां अपने माता पिता द्वारा प्रताड़ित होने की वजह से आती हैं। आखिर माता पिता क्यों बेटे बेटी में यह फर्क करते हैं? वो क्यों? अक्सर देखा जाए कि परिवर्तन हो रहा है लेकिन अभी भी वो है। तो अब भ्रूण हत्या पे ये कनेक्टेड ही है, हम बात कर रहे हैं तो इस पे कुछ हम लोगों के सोसाइटी में ऐसा हुआ तो मैं भी कुछ लिखा था, और आपकी अनुमति होगी तो मैं सुनाना चाहूँगा आपको। जी, तो एक छोटी सी कविता है। तो किस कलम से मेरी कथा लिखे हो, किस कलम से मेरी कथा लिखे हो, अधूरी सांसों की व्यथा लिखे हो, स्याही है जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो, स्याही है जरा देखो मेरा लहू भरे हुए हो, कर्ज मेरा ज्यादा न था, उधारी धड़कनों का खास वादा न था, कुछ खून कुछ पानी, तुच्छ महीनों की मेरी कहानी, माफ करना उम्मीद का दिया न बन सकी, माफ करना उम्मीद का दिया न बन सकी, तेल कम था और तूफान से थी ठनी, कोई जो आड़ देता बच जाती, क्या पता आगे तुम न पछताती, क्या पता आगे तुम न पछताती। बहुत सुंदर रचना है। मैं तो उसको सोचने लगी। पूरा चित्र सामने आया।
तो क्यों ये पक्षपात क्यों है? अभी में परिवर्तन है, बहुत सारे कैंपेन है, बेटी बचाओ देखिए, बेटी पढ़ाओ। आपकी आपकी बात से यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ कि नारी उद्धार गृह में माता पिता की प्रताड़ना के कारण बच्चियां जाती हैं, नहीं। आ, अनाथ आश्रम में जा सकती हैं, अनाथ आश्रम से नारी उद्धार गृह में या कहीं पर भी जा सकती हैं, अच्छा। संरक्षण गृह में। कोई अपराध करने पर जा सकती हैं सुधार जी गृह जी। में, नारी सुधार गृह या नारी उद्धार गृह। या कोई उनसे गलती हो जाती है, वो स्वयं भाग के इधर उधर भटक रही होती हैं, तब वो वहां जा सकती हैं। जी जी। किसी माता पिता के द्वारा अपनी बच्ची को प्रताड़ित किया जाना और इस तरह से प्रताड़ित किया जाना कि वो बच्ची नारी सुधार गृह में चली जाए, ये थोड़ा बहुत ही रेयरेस्ट अच्छा। जिसको कहेंगे दुर्लभ कहानी जी हो जी। सकती है। जी सौतेली माँ होगी तो हो सकता है कभी ऐसा हो जाए, लेकिन बहुत सारी बच्चियों के साथ एक डर, एक भय, उनसे कुछ गलत हो गया, उस भय से वो चली जाती हैं, भाग जाती हैं, कहीं चली गई, ट्रेन में बैठ गई, बस में बैठ गई, कुछ गलत लोगों के हाथों में पड़ गई, फिर वहां से वो भटकते भटकते नारी उद्धार गृह तक जाती हैं। जी। तो हमें लगता है कि पूरे समाज को या माता पिता को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। उन तमाम परिस्थितियों को हम दोष दे सकते हैं जी जिनमें जी। एक लड़की इस तरह का कदम उठा लेती है। जी और उसे वहां तक पहुंचना पड़ता है, उसकी नियति उसे नारी उद्धार गृह तक पहुंचा देती है। जी। जी इसमें अ, एक लड़की है जो मतलब कि भाग जाती है, फिर हाँ, वापस नहीं जा पाती है। उसकी मानवी सौतेली माँ काफी। है। जी जी। अच्छा। सौतेली माँ की वजह से उद्धार गृह में पहुंची। हाँ, तो उसके हाथ से वो तेल गिर जाता है ना, मिट्टी का तेल गिर जी, जाता है। काफी हम्म। मानवीय प्रयास करती हैं, लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि चिट्ठी मत लिखना अगली बार से। तो बड़ा। हाँ, तो यहाँ पिता। क्योंकि अब जैसे मान जो मैंने कहा ना कि कभी कभी कदम भटक जाते हैं कुछ जी लड़कियों के, और माता पिता जो होते हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए समाज में उससे अपना नाता तोड़ लेते हैं। जी। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप लड़के की गलती को माफ करते हैं, वैसे ही लड़कियों की गलती को भी माफ करना आना चाहिए समाज में। जी लेकिन समाज का इतना दबाव होता है कि समाज उनको टोकना शुरू करेगा, अरे इनकी लड़की ने ऐसा कर लिया था। लड़की को वापस भी अगर ले आएंगे तो उसका विवाह नहीं होगा, उनको रोज समाज में ये ताने सुनने पड़ेंगे कि इनकी लड़की ने तो ऐसा कर लिया था। जी। जी तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ माँ बाप मुंह मोड़ लेते हैं अगर लड़की के कदम कहीं बहक गए तो। जी। मेरा मानना यहाँ पर है कि अगर गलती किसी बच्ची से हो जाती है तो माता पिता को उसे माफ करना चाहिए, और यदि वह पश्चाताप कर रही है लड़की, तब तो और माफ करके उसे अपने पास ले आना चाहिए, उसे अवसर देना चाहिए, जी। उसे आगे बढ़ने का एक सोपान देना चाहिए कि तुम ये करो, तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो। गलतियां सबसे हो जाती हैं, मनुष्य जीवन है, बहुत लोगों से गलती हो सकती है। लेकिन शुरू से ही कुछ ऐसा संस्कार दीजिए कि उसके कदम इस तरह के, जैसे किसी किसी लड़के के बहकावे में आकर लड़कियां एक कदम उठा लेती हैं, उसके साथ चली गई, और जी फिर तमाम हम किस्से कहानियां और जी। टीवी चैनलों पर हम देखते हैं ना, कभी 35 टुकड़े होकर वो जी जी। उस अंजाम को पहुंच गई, या कभी कुछ उनके साथ बहुत खराब हो चुका है। तो जी लड़कियों को या लड़कों को भी इस तरह का संस्कार दिया जाना चाहिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले वो सोचें कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। हम ये नहीं जी। कहते प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अगला भी प्रेम कर रहा हो, आपके साथ धोखा न कर रहा हो, जी आपके वो साथ छल परखना। छद्म न कर रहा हो, ये जी जी। जानकारी आपको होनी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि ये अगला लड़का जो है या ये अगली लड़की जो है, लड़कियां भी आजकल छल कपट बहुत करने लगी हैं। जी तो हाँ, तो दोनों को ही सावधान रहना चाहिए कि अगला ये मेरा सचमुच में साथी है, मुझे प्यार करता है या करती है, या बस केवल ऐसे ही। जी। तो जी ये संस्कार माता पिता से और शिक्षा के माध्यम से आएगा। जी। जी धन्यवाद। तो जैसे हम्म, बेटा चाहिए, लोग कहते हैं बेटा चाहिए, तो आपकी कहानी में यथार्थ के बहुत करीब है, जहाँ नाज बीबी के भाई हैं और मानवी के बड़े भाई हैं, दोनों अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरी ओर वहाँ एक कॉन्ट्रास्टिंग फिगर है जो बेटियाँ बेटियाँ जो है आगे आके अपने माता पिता का ध्यान देती हैं। तो मुझे एक बात याद आती है, मेरे गांव में
बहुत करीबी हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी होगा तो बेटी दौड़ के आ जाएगी। बेटा सोचेगा ट्रेन का टिकट कराएं ना कराएं, इतना खर्चा लगेगा लेकिन बेटी जो है ससुराल में अपना व्यवस्था बना के दौड़ के आ जाएगी। तो इस उपेक्षा के पीछे क्या कारण है? जैसे कि हो सकता है कि वो जो डिस्कनेक्ट जो लड़का फील करता है अपने पेरेंट्स की वजह, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, मतलब हर तरह के लोग हैं, लेकिन कम से कम इस उपन्यास में तो मुझे यही देखने के लिए मिला है। 2 अच्छे उदाहरण मुझे मिले, और चूंकि वो बात इसी पे हो रही है तो इसी पे मैं जानना यहीं चाहूँगा। पर आकर कहना पड़ता है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। जी जी एक लेखक वही लिखता है जो समाज में देखता है। जी ठीक है। आजकल सचमुच में चिंतनीय स्थिति ये है जी जी कि आजीविका की खोज में बच्चे बाहर जाते हैं और जी फिर सबसे पहले जो भूलता है वो उनका अपना ओरिजिन। ओरिजिन जी यानी माता। जी जी माता पिता से दूर रहने के कारण एक तो जो भावुकता होती है, जो भावनात्मक एक लगाव होता है, वह भी जी टूटता है। दूसरे उसकी अपनी परिस्थितियां, और तीसरे थोड़ी थोड़ी स्वार्थपरता। एक हम्म, लड़की और एक लड़के के मानसिक या संवेदनात्मक धरातल पर जो बुनावट होती है, दोनों में एक अंतर होता है। लड़के थोड़ा, जिसको कहते हैं रफ टफ, जी भावनात्मक रूप से बच्चे जैसे होते हैं, लेकिन अपनी उन भावनाओं को वो कहीं ना कहीं एक जैसे पत्थर का दरवाजा कोई लगा के पीछे ढक दे उस संवेदना को, कुछ इस तरह से अपने आप को गढ़ लेते हैं समाज में, अपने आप को बहुत सशक्त और बहुत अ, मतलब आधुनिक दिखाने के चक्कर में। जी जी तो वो जो संवेदना उनकी किसी पथरीले किवाड़ या ओट के पीछे हो जाती है, वह भी एक कारण होता है कि वो भावनात्मक लगाव महसूस नहीं कर पाते। जी दूसरे, उनकी अपनी पारिवारिक जो उलझनें होती हैं, एक दूसरे घर की लड़की उनके साथ आकर जुड़ी होती है। बहुत सत्य है कि जी लड़कियों की भूमिका भी है। तो एक लड़की बाहर की आके उनके साथ जुड़ी होती है तो उसको लगता है कि मेरा तो सब कुछ मेरा पति है। इसके परिवार के लोग मतलब बहुत, वो उसको लाइक नहीं कर पाती है। जी जी यहाँ पर आके वो उपेक्षा का शिकार माता पिता होते हैं। बेटी उनकी अपनी जा चुकी होती है अगर है तो, और बेटा जो है उसके साथ एक बहू आ गई है, तो बहू जो है वो पति को सब कुछ अपना मान लेती है, है भी पति उसका सब कुछ, लेकिन उसके भीतर अगर ये संस्कार नहीं है कि जो पति है मेरा, उसके माता पिता मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं, उतने ही आदर्श हैं, मेरे पति के वो लोग माता पिता हैं। तो यहाँ पर एक जो समझ की फेर होती है ना, उसके कारण आजकल जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैंने यमदीप में भी और भी जो मेरे उपन्यास हैं उसमें मैं इस बिंदु को जरूर उकेरती हूँ। अगर मिल गया कोई अवसर ऐसा आ गया जिसको कि मैं लिख सकूं, तो जी मैं जी लिखती जरूर। क्योंकि जी एक दिन उस बेटे को भी जो यंग है अभी, उसे भी बूढ़ा होना है, जी फिर उसका बच्चा उसके साथ ऐसा करेगा, तो ये सिलसिला चलता चला जाएगा। जी ये फिर एक प्रैक्टिस बन जाएगा। हर व्यक्ति उपेक्षित होगा, हर व्यक्ति दुखी होगा। ये दुख और उपेक्षा हमारे संयुक्त परिवारों में या प्राचीन समय के परिवारों में नहीं थी। जी जी ये तो ऐसा हो गया जैसे बागवान जब मूवी आई थी, तो हाँ। रिटायर हो गए माता पिता, तो मम्मी को तुम रख लो, पापा हमारे यहाँ रहेंगे, उनका हम्म। कुत्ता कहाँ रहेगा, हम्म। कोई तीसरा ये ले सब, गया। तो ये समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में भी हैं, जी और नई पीढ़ियों को इससे सतर्क होना चाहिए कि उनके साथ भी ये सारी घटनाएं होंगी, आज नहीं तो कल। जी और देखो, जब आदमी वरिष्ठ होता है, जब उम्र बढ़ती है, तो उसे, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास जायदाद की कमी नहीं हो सकती, लेकिन उसके पास कमी है तो भावनात्मक एक सपोर्ट की, जी जी जो उसे अपने बच्चे से मिलनी है। और जी अगर बच्चा इसमें चूक जाता है तो फिर माता पिता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है वो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो संवेदनाओं में गिरावट है, और आपके लेखन के माध्यम से आपने वो प्रयास किया है लोगों को बताने का कि कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन संवेदनाओं को जीवित रखो। संवेदनाओं को जीवित रखना चाहिए। जी
एक आर्टिकल मानवी लिखती हैं जिसमें है आकाश की चाहत। मुझे आकाश चाहिए। जी, उसमें दिखाता है मुसलमान महिलाओं के पर्दे को हटाए जाने की बात की जाती है उसमें, कि नकाब हटना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक पाकिस्तानी लेखिका महोदया हैं, उनको सुनने गया था। तो वो अमेरिका में जो है बोल रही थी कि ये हिजाब है, हमारा गर्व है, हमें प्राउड है, इस तरह से उनकी पहचान का एक प्रतीक है। और तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम किसी बड़े मुद्दे की बात करते हैं और प्रतीकों पे आक्रमण करते हैं, तो असली मुद्दा जो कि नारी समानता का है, यह बैक सीट ले लेता है और धर्म बचाओ का जो आंदोलन है, नारा है, वो ड्राइवर सीट पे आ जाता है। तो असल समस्या ज्यों की त्यों रह जाती है। तो हम किसी धर्म के प्रतीकों पे इस तरह का क्यों आक्रमण करते हैं? अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में ही बहुत स्कूलों में लेके काफी विरोध हुआ था। वस्त्र विन्यास को आप धर्म नहीं कह सकते, ठीक है। हम स्कर्ट पहनते हैं तो हम किसी धर्म के तहत नहीं पहनते हैं। हम जीन्स पहनते हैं तो हम धर्म के तहत नहीं पहनते हैं, ठीक है। हम साड़ी पहनते हैं तो हम धर्म के तहत नहीं पहनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये कहना होगा कि धर्म के प्रतीकों पर कोई आक्रमण नहीं करता है। क्या हमारे यहाँ से, यानी सनातन संस्कृति वालों के यहाँ से या हिंदू धर्म वालों के यहाँ से घूंघट प्रथा खत्म हुई तो क्या हमारा धर्म खत्म हो गया? एक समय के साथ हम पहले आदिम अवस्था में थे। आदिम अवस्था से कुछ तो कारण रहे होंगे कि हम लोगों ने अपने आप को एक समाज में और सभ्य ढंग से रहने का संकल्प लिया कि हम एक साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, हमारी ये ऐसी मर्यादाएं होंगी, हमारी ये आचार संहिता होगी। तो ये जो विकास का क्रम है, उस विकास के क्रम में अगर हम फिर से पीछे पलट के जाने लगे और पत्ते का ड्रेस पहन लें और कहें कि नहीं, ना तो भाई है, ना तो पिता है, ना तो चाचा है, ना तो मौसा है, कुछ नहीं, बस स्त्री और पुरुष है, देह हैं हम, आदिम अवस्था में जैसे थे सब लोग, तो क्या ये उचित होगा? नहीं। यहाँ पर ये मैं अपने सनातन संस्कृति के पृष्ठभूमि में बात कर रही हूँ। किसी धर्म पर मेरा आक्षेप नहीं है, बहुत स्पष्ट बता दूं। ये मैं अपने सनातन संस्कृति की बात कर रही हूँ कि समय के साथ ये लगा कि हाँ, ये पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, घूंघट हटना चाहिए, तो हटा। पहले यज्ञ में बलि दी जाती थी पशुओं की, फिर लगा कि ये हिंसा है और इससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो डगमगा रहा है। एक बलि दिया जाने वाला जो पशु है उसकी संख्या लगातार घट रही है। तो हमारे यहाँ प्रतीक में बलि दिया जाने लगा, नारियल तोड़ने लगे हम लोग, जायफल काटने लगे, नींबू काटने लगे, बलि हम लोगों ने बंद कर दी। यानी ये हम लोगों की सभ्यता का एक सोपान है। हम क्रमशः जब मनुष्य होते जाएंगे तो हम दूसरे प्राणियों के प्रति संवेदनशील होते जाएंगे, और यदि हम आदिम अवस्था की ओर लौटेंगे तो हम प्रकृति के अन्य प्राणियों की ओर जरा भी ध्यान नहीं देंगे। हमारा जो सनातन धर्म कहता है सर्व खल्विदम ब्रह्म, यानी सब में जो छोटे से छोटे प्राणी हैं, यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी वही एकमात्र जो पर ब्रह्म है वो प्रकाशित हो रहा है। चेतना के विभिन्न स्तर हमारे यहाँ कहे गए हैं फिलोसॉफी में। मैं फिलोसॉफी की भी छात्र रही हूँ। तो फिलोसॉफी में हमारे यहाँ इंडियन स्कूल्स जो हैं उसमें ये कहा गया है कि सब कुछ प्रतिभाषित हो रहा है उसी परब्रह्म से। चेतना का स्तर है, यहाँ तक कि पत्थरों में भी चेतना का स्तर है, स्फुरण है पत्थरों में। तभी आप देखेंगे कि पत्थरों में बहुत परिवर्तन होता है समय के साथ, भले वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता हो, 20,000 लाखों वर्ष में एक पत्थर पर कहीं कुछ परिवर्तन समझ में आएगा, लेकिन परिवर्तन होता है। वनस्पतियां जो हैं वो विकसित होती हैं, छोटे से बड़ी होती हैं, यानी उसमें भी एक तत्व कार्य कर रहा है। हम भी बच्चे से बड़े होते हैं, हमारे भीतर भी एक चेतन तत्व कार्य कर रहा है। हमारा चेतन तत्व विकसित है, हमारी बुद्धि ज्यादा विकसित है। एक सुअर से, एक कुत्ते से, एक बैल से, एक घोड़े से बहुत ज्यादा विकसित हमारी बुद्धि है। लेकिन कुत्ता भी अपने बच्चे को पालता है, गाय भी अपने बच्चे को पालती है, हम भी अपने बच्चे को पालते हैं,
बहुत सारी चीजें समान हैं, लेकिन हमारे पास बुद्धि है, तो इसलिए हम उस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए निरंतर अपने आप को विकसित कर रहे हैं। अब जी आप जी आ जाइए इधर हिजाब की बात पर। जी जी हिजाब क्या अभी मतलब जैसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, अंग्रेजी विषय में जब हम एमए कर रहे थे, तो हमारे यहाँ बहुत सारी मुस्लिम प्रोफेसर्स थी, जिनको कि जब तक नाम न लिया जाए तो हम लोग नहीं समझ सकते थे कि वो जी किस धर्म की हैं। ठीक है। और हमारे अंदर भी ये भाव नहीं था कि ये इस धर्म की हैं, हमारी मैम है, बस मैम है। लेकिन आज उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम प्रोफेसर्स को जो दूसरे धर्मों की हैं उनको देख रहे हैं कि वो अपने चेहरे को, सिर को हिजाब से ढक कर आ रही हैं, यानी अपने आप को एक आपके धर्म से अलग दिखाने की ये कोशिश, अपने जी आप जी को एक अलग आइडेंटिटी प्रमाणित करने की कोशिश। क्या कारण थे कि पहले हम लोग एक तरह से रह रहे थे। तो यहाँ पर एक जिसको कहेंगे ना कि धर्म के नाम पर कुछ चीजों को हम अपने ऊपर ओढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप आपकी इच्छा है, आप हिजाब में रहते हैं, हिजाब में रहिए, आपको अच्छा लगता है, आपके धर्म में कहा गया है हिजाब में रहने के लिए, आप रहिए। हमें कहा गया है कि हाँ ठीक है, घूंघट आपने हटा दिया, कोई बात नहीं है, हम ऐसे रहते हैं। लेकिन यदि हम और आप, यानी हिजाब वाले लोग और हम दोनों जा रहे हैं कहीं किसी एक ऐसी संस्था में जहां पर उस संस्था के अपने नियम हैं, हमें उस संस्था से कुछ काम अपना निकालना है, हमें पढ़ना है मान लीजिए, तो अगर उस संस्था ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ अपने अनुशासन के मानक बनाए हैं, तो हमें अगर उनसे अपना काम निकालना है, यानी पढ़ाई करनी है वहां पर, तो हमें उनके मानकों का, उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब वहां पर हम कहें कि नहीं नहीं हम तो इस धर्म के हैं, हम तो ये करके आएंगे, हम कहें कि नहीं नहीं हमारा तो भाई, अगर वो कह रहे हैं कि घूंघट मत निकाल के आओ, तो हम घूंघट ही निकाल, गांव में अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जी जो घूंघट निकालती हैं। अब वो आके जिद मचाने लगे तमिलनाडु में कि नहीं हम घूंघट निकाल के अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, तो उनका तो जो अनुशासन है, उनके यहाँ का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। फिर वो जो जिसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, जी यूनिफॉर्म किस लिए बनाया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे के भीतर भेदभाव न आने पाए कि ये तो ये पहन के आया है, मैं तो ये पहन के आया हूँ, ये ना आने पाए, या इसका कपड़ा तो बड़ा ब्रांडेड है, इनका तो गुमटी में से खरीदा गया है। जी ये सारी फीलिंग्स एक समान स्तर पर रहे, इसके लिए कुछ अनुशासनात्मक, कुछ मानक, कुछ नियम तय किए जाते हैं संस्था में। उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से ये सारा विवाद बढ़ाया गया सुनियोजित ढंग से, और फिर जी इसको धर्म की आड़ में ले आकर विश्वव्यापी बनाने की कोशिश की गई। जी जी अन्यथा इसमें कहीं कोई मैटर है नहीं। आप पहनिए हिजाब, घर में पहनिए ना, क्या कौन फर्क पड़ता है, आप सड़क पर चलिए हिजाब पहन के चलिए, क्या फर्क पड़ता है, लोग बस बहुत होगा ये जानेंगे कि हाँ आप इस धर्म के हैं। जी लेकिन आप स्कूलों में जो अनुशासन है, या कहीं किसी संस्था में, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और अगर वहाँ का ड्रेस कोड है कि टाई और शर्ट और ब्लैक कोट आपको पहन के जाना है, क्या आप वहाँ पर जिद करते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं पहन के आएंगे? नहीं ना। तो फिर नहीं यही बात है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि इस तरह का आग्रह दुराग्रह पालना चाहिए। भाई सबकी अपनी फ्रीडम है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। आप अपने घर में स्वतंत्र रहिए, आप सड़क पर स्वतंत्र रहिए, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती शुरू होती है। जी जी, तो दूसरे की है। नाक का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरे की नाक का भी सम्मान होना चाहिए। जी।